हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 जून और 3 जून साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के वैल्यूबल सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग और सिखाते हैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सा डेटा। अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है आपका और इस बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप लोग। और मेरे प्यारे बच्चों, कल आपसे एक सवाल पूछा था कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर जो रहने वाला है आपका वो रहेगा खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे पड़ता है सर? ये हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये बेसिकली पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में या शिवालिक क्षेत्र में आता है। खप्परवास है ये झज्जर का हिस्सा हो गया, नाहर है ये रेवाड़ी का है, कलेसर है ये पड़ता है यमुनानगर का। इनको संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नॉमिनेट किया जा चुका है। खप्परवास, नाहर वाला क्वेश्चन तो लास्ट टाइम एग्जाम में आया भी था। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली 15 साल की महिला पहलवान कौन है? 15 साल की बच्ची है, अभी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बच्ची का नाम है दीक्षा दलाल। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ झज्जर की रहने वाली है। 15 साल की महिला पहलवान दीक्षा दलाल नाम है। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। 47 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। शुरुआत 22 किलो भार वर्ग से इन्होंने की थी और ये साल 2021 से हिंद केसरी सोनू अखाड़े में प्रशिक्षण ले रही है। लगातार सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ रही है। 2019-20 से 2025-26 तक लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड जीता है। पिछले 7 सालों में लगातार स्टेट चैंपियन बनी है। 23 से 24 से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत रही है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल है इनका। और हिंद केसरी सोनू अखाड़े से 3 और भी पहलवान हैं, इन्होंने आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। जैसे सुमित दलाल है, साल 2025-26 की एशियाई चैंपियनशिप में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर, अंडर 23 में ब्रॉन्ज और अंडर 20 में भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। 6 बार के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और इनके नाम पे 12 नेशनल पदक दर्ज किए जा चुके हैं। करंट में वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में भाग लेने के लिए मंगोलिया गए हुए हैं अभी। इसके अलावा रजत रूहल है, ये हैवी वेट फ्री स्टाइल के अंदर साल 2023 में जूनियर एशिया कप में ब्रॉन्ज और 2024 में सिल्वर मेडल जीता था। जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में कांस्य पदक जीता था और के साथ साथ जो ना 8 से 9 बार भारत केसरी भी जीत चुके हैं ये। दीपक ग्रीको रोमन स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह है वो पक्की की है। तो सुमित दलाल, रजत रूहल और इसके अलावा दीपक और एक दीक्षा, ये नाम आपको याद रहने हैं खिलाड़ियों के। पोलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप साल 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ी कौन हैं? पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है दीपेश मोर। बी ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। फरीदाबाद के रहने वाले हैं, 21 साल के हैं दीपेश। इन्होंने पोलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। वैसे तो ये मूल रूप से सोनीपत के गांव बड़ौदा के रहने वाले हैं मूल रूप से तो, लेकिन लंबे समय से यहाँ पे रहे फरीदाबाद में। इसके अलावा आयोजन इनका चैंपियनशिप पोलैंड के वर्साव में जो 23 से 31 मई तक चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पे 30 मई को 120 किलोग्राम भार वर्ग में दीपेश का सामना कजाकिस्तान के खिलाड़ी से हुआ है। कांस्य पदक अपने नाम किया इन्होंने। 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, इसमें से हरियाणा के इकलौते खिलाड़ी थे ये। भारत के टोटल 16 थे जिसमें से हरियाणा के इकलौते थे। इन्होंने पहले पूर्व में ताइक्वांडो चैंपियन रह चुके हैं दीपेश ने चंडीगढ़ में, और इसके साथ साथ पावर लिफ्टिंग की शुरुआत की थी। बाद में इन्होंने पिछले 5 साल से लगातार हरियाणा चैंपियंस का खिताब जो है ना अपने नाम करते आ रहे हैं। 2 बार नेशनल चैंपियन, 3 बार नॉर्थ जोन चैंपियन। 2026 में हरियाणा के स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल, नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं ये। आगे बढ़ते हैं तो महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत वर्तमान में हरियाणा के कितने गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है? तो हरियाणा में वर्तमान में टोटल 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है 6117 गांवों को।
बहुत ज़रूरी सवाल है, डायरेक्ट इस सवाल से ऑलरेडी पेपरों में क्वेश्चन बन चुका है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना, ये कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से सबसे पहले जुलाई 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का टारगेट यही है कि गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। अभी हाल ही में चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा निवास में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बिजली निगम की समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे। बढ़ती बिजली मांग को पूरा करना, वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना और उपभोक्ताओं को 24 घंटे विश्वसनीय बिजली उपलब्ध करवाना इसका मेन टारगेट है। इसके अलावा अधिकारियों को बिलिंग और वास्तविक आपूर्ति के अंतर को न्यूनतम करने के निर्देश दिए हैं। 2013-14 में लाइन लॉस 34% था। अब जो है ना, इसमें थोड़ा सुधार भी हुआ है। वैसे हरियाणा में अब कोई नया मीटर या कनेक्शन लगवाता है तो उनको प्रीपेड मीटर भी दिए जाएंगे। राज्य में प्रीपेड मीटरिंग प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले फेज़ में तो सरकारी जितने भी ऑफिस है या सरकारी कर्मचारियों के जितने भी जो क्वार्टर बने हुए हैं, वहाँ पे हाउसेस वगैरह जो बने हुए हैं, उनके अंदर भी सब में अप्लाई कर दिया जाएगा। सेकेंड फेज़ के अंदर जो है वो 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता और अन्य श्रेणियों के लिए। उसके अलावा जो है ना, जो भी नए उपभोक्ता होंगे उनको आधुनिक तकनीक वाले स्मार्ट मीटर दिए जाएंगे ताकि उन्हें सीधे तौर पे सौर ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से भी जोड़ा जा सके। इसके अलावा हरियाणा में ये गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। 6117 गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है वर्तमान में। हरियाणा के पास वर्तमान मांग से अधिक कुल 16,552 मेगावाट से ज़्यादा की अनुबंधित बिजली क्षमता उपलब्ध है। तापीय परमाणु और गैस स्रोत जो है ना 9,929 मेगावाट है। नवीकरणीय स्रोत जल, सौर, पवन इत्यादि 6,622 मेगावाट है। और चालू वर्ष में अधिकतम मांग लगभग 16,454 मेगावाट तक रहने का अनुमान है। 2029-23 तक लगभग ये 19,481 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए सरकार अभी दीर्घकालिक योजनाएं भी बना रही है। सौर ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के चलते हुए 2.20 लाख रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने का टारगेट है। हालांकि ये 2.22 लाख तक है, अभी बढ़ा दिया गया था इसको। और 86,000 सोलर सिस्टम अभी तक लगाए जा चुके हैं हरियाणा के अंदर। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी CRSU जींद के नए कुलपति वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के नए कुलपति जो बने हैं, इनका नाम है रामलाल सैनी। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। रामलाल सैनी बने हैं जींद इस यूनिवर्सिटी के नए कुलपति। हरियाणा सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने रामपाल सैनी को चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का नया कुलपति, क्योंकि राज्यपाल जी ही नियुक्त करते हैं। इससे पहले वे करनाल के DAV PG कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे थे। इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिन से 3 साल या 68 साल की उम्र, इन दोनों में से पहले कोई भी पूरा हो तब तक रहेगा ये। रहने वाले वैसे कहाँ के हैं सर? तो रामपाल सैनी कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर के गांव प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं मूल रूप से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान में MA और MPhil किया इन्होंने। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर से PhD की डिग्री कंप्लीट की है इन्होंने। राजनीति विज्ञान में डिलिट की उपाधि भी इन्होंने ली है। रामपाल सैनी के पास एजुकेशन और प्रशासनिक कार्यों का 30 सालों से ज़्यादा का एक अनुभव है, लंबा अनुभव है। यूनिवर्सिटी के सफल संचालन में इनका अनुभव काम भी आएगा। ये यूनिवर्सिटी बनी कब थी सर? साल 2014 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये यूनिवर्सिटी UGC से पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल पंचकुला का नया रजिस्ट्रार किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के अंदर अभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल पंचकुला का नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है मनीष मित्तल जी को। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक है। नारनौल महेंद्रगढ़ के रहने वाले मनीष मित्तल को हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का नया रजिस्ट्रार बनाया है। हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृति के बाद में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, जो एक IAS अधिकारी हैं, इनके द्वारा आदेश जारी किए गए हैं जो इमीडिएटली एप्लीकेबल भी हो चुके हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है आरती सिंह राव है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से मनीष मित्तल के नाम की पुरजोर सिफारिश की थी। इसी के बाद में इनकी नियुक्ति कंप्लीट हुई है। मनीष मित्तल वर्तमान में हरियाणा जो ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हरियाणा भाजपा के जो सचिव और सह सचिव भी पहले रह चुके हैं वैसे ये।
हरियाणा राजस्व प्रशिक्षण अकादमी, हरियाणा रेवेन्यू ट्रेनिंग अकादमी है, किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा में रेवेन्यू ट्रेनिंग अकादमी सेटअप की जाएगी उमरी कुरुक्षेत्र के अंदर। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा राजस्व प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी कुरुक्षेत्र जिले के उमरी गांव के अंदर। यह प्रोजेक्ट के 14 एकड़ जमीन इसके लिए टैग की गई है। इस पे टोटल 100 करोड़ रुपए का तकरीबन खर्चा आना है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा साल 2026-27 के बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी, जिसको अब मंजूरी मिली है। इसमें प्रशिक्षण जो है ना वो किसे मिलेगा? तो यहाँ पे आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा, इनको अतिरिक्त कार्यभार भी मिला हुआ है वैसे इसके लिए। यहाँ पे राजस्व अधिकारी है, ऑफिसर से लेके जो फील्ड स्टाफ है, उन सभी कर्मचारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आधुनिक भूमि शासन की प्रथाएं हैं, मॉडर्न लैंड गवर्नेंस है, और इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण है, इसके अलावा रेवेन्यू लॉज है, विवादों का समाधान करना, इसके अलावा लैंड एक्वाजिशन हो गया या डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इन सभी से रिलेटेड जो है ना इनको प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में पशुओं के टीकाकरण अभियान की निगरानी किस पोर्टल के माध्यम से की जा रही है? हरियाणा में एक बड़े लेवल पे पशुओं का टीकाकरण अभियान चल रहा है और उसकी निगरानी की जा रही है भारत पशुधन पोर्टल से। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। पूरे हरियाणा के अंदर पशुओं को गलघोटू और मुंह पका, खुर पका, फुट एंड माउथ डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए एक टीकाकरण अभियान चल रहा है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन का नाम है धर्मवीर मिर्जापुर, और इन्होंने एक संयुक्त टीकाकरण अभियान पूरे हरियाणा राज्य के अंदर एक बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये टीकाकरण अभियान 11 मई से स्टार्ट हुआ था और 11 जून तक चलने वाला है। हरियाणा के अंदर टोटल 55 लाख डोज लगाने का टारगेट रखा है। अभी तक 25 लाख पशुओं का टीकाकरण हो चुका है घर घर जाके। ये रोग होते क्या हैं? जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे उनके एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर डायरेक्ट सिलेबस में भी दिया हुआ है। गलघोटू रोग क्या होता है सर? गलघोटू ये पशुओं में विशेषकर गाय और भैंस में होने वाला एक बैक्टीरियल डिजीज है। गलघोटू नाम से पता लग रहा है, गले में स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर और तेज बुखार होता है, गले और गर्दन में स्वेलिंग आएगी, सांस लेने में पशुओं को कठिनाई होगी, मुंह से लार टपकती रहेगी, पशु कमजोर हो जाएगा। कई बार ऐसे जब सीवियर कंडीशन आती है तो दम घुट के ही पशु की 24 से 48 घंटे में ही मौत हो जाती है। ये ज़्यादातर या तो फैलता है संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से, या दूषित पानी या चारे से फैल सकता है। बरसात या गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा फैलता है ये। बचाव यही है, समय पर टीकाकरण हो जाए, पशुओं की साफ सफाई रखा जाए, बीमार पशु और स्वस्थ पशु को दोनों को आपस में अलग अलग रखा जाए। एक और रोग है जिसका नाम है मुंह पका खुर पका रोग, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। ये एक वायरल डिजीज है जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर जैसे 2 खुर वाले पशुओं के अंदर होता है ये। इसमें भी तेज बुखार होगा, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, जीभ और मसूड़ों में घाव हो जाएंगे, खुरों के बीच घाव होगा। एक्चुअली पशु के ना खुरों में ही सबसे पहले घाव होना स्टार्ट होता है, तो या खुजली यानी स्टार्ट होती है, फिर पशु उसको चाटना स्टार्ट करता है। इसकी वजह से वायरल है, फिर ये मुंह में भी फैल जाएगा। लार का अधिक निकलना, लंगड़ा कर चलना, दूध उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो बेसिकली फैलता तो ये इन्फेक्टेड एनिमल से ही है, हवा से भी फैल सकता है, चारे से भी, पानी से भी, और बहुत तेज़ी से फैलने वाले रोगों में से एक है ये। इसके लगातार एक FMD वैक्सीन आती है, या तो वो लगाया जाए। संक्रमित पशु को तो खैर अलग रखना ही है। पशुशाला की लगातार सफाई होने के साथ कीटाणुनाशक वहाँ पे छिड़के जाएं। ऐसे पशुओं के यहाँ पे खुरों के अंदर ना छाले पड़ेंगे, खुजली आएगी, इसको चाटना स्टार्ट करेंगे, फिर ये मुंह में भी छाले पड़ने लग जाएंगे। तो आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं, बताना इसके बारे में विस्तार से। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।